friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you chapter number 2nd of class 11th, election and representation. इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है वो पहले आपका थर्ड चैप्टर था, बट जो राइट्स वाला चैप्टर है वो आपके चैप्टर फर्स्ट में इंक्लूड होने के रीजन से चैप्टर नंबर 2 बन गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नीड, सजेशंस, इलेक्शन कमीशन and electoral reforms. So let's start this chapter. तो first is what is the means of democracy. Democracy means होता है rule by the common people. It means ऐसा कंट्री जहां पर common people गवर्नमेंट को चूज करते हैं। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन। इट मीन्स ऐसा कंट्री जिसमें जनता का शासन होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये काफी पॉपुलर डेफिनेशन है जो अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूल किया जाता है, कौन रूल करता है? जिसको कॉमन पीपल ने चूज किया है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन। इट मीन्स जो कॉमन पीपल है वो ही अपने रूलर को चूज करते हैं और वो रूलर वहां पर जाकर अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करके रूल रेगुलेशन करते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जिसमें कॉमन पीपल की डोमिनेंस होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें कॉमन पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स जब गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में कोई भी किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, इट मीन्स ये रूलर है और ये कॉमन पीपल है, तो इन्होंने इसको डायरेक्ट चूज किया है, तो ये कहलाएगी आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं ग्रीस कंट्री, जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉपुलर है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रूलर, रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल होते हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चूज करते हैं। इसमें कॉमन पीपल और गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक होता है, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल और गवर्नमेंट के बीच में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन पीपल को। अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉपुलर है। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इट मीन्स इंडिया में कॉमन पीपल पहले रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। एमपी का इलेक्शन होता है तो एमपी के इलेक्शन में कंप्लीट कंट्री को कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको निर्वाचन क्षेत्र बोला जाता है। तो उस निर्वाचन क्षेत्र में से या उस कंस्टिट्यूएंसी में से कैंडिडेट्स है वो स्टैंड हो जाते हैं। आफ्टर दैट इलेक्शन होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जीतकर एमपी बनता है। तो जो टोटल एमपी के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 543 और वो 543 रिप्रेजेंटेटिव जाकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कंप्लीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कितने पीपल है? 543। लेकिन अगर मान लो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसमें अगर हम देखें कि एक जो रूलर है या फिर मान लो 10 मेंबर की कमेटी है रूल करने वाली, तो वो 10 मेंबर ही कंप्लीट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इजी मोड है, ये वाला टफ मोड है। इट मींस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतनी बेस्ट वर्क नहीं कर पाती, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट वर्क कर पाती है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, उस टाइम ये लिख दिया गया था कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया जाएगा और इसकी एज उस टाइम रखी गई थी 21 ईयर। बट 1989 में इसमें चेंज किया गया और उसको कर दिया गया, जो 21 ईयर था उसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया है। ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एज को फिक्स किया गया है। ऐसा पर्सन जिसकी एज अबव 18 ईयर हो चुकी है तो वो पर्सन वोटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो वो वोट करता है। इट मीन्स वो वोटर बन जाता है। इलेक्शन मेथड अडॉप्टेड इन इंडिया। अब जो इलेक्शन होता है इंडिया में वो इनडायरेक्ट होता है, ये तो हमें पता चल गया कि इनडायरेक्ट वे में इंडिया में जो इलेक्शन है एमपी और एमएलए का इनडायरेक्ट होता है। जबकि अगर हम पंचायती सिस्टम की बात करें तो वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन छोटे लेवल पर इजी है, बट जो लार्ज लेवल पर कराना हो तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जो इंडिया में मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं, देयर आर 2 मेथड अडॉप्टेड बाय इंडिया।
फर्स्ट इज एफपीटीपी सिस्टम एंड सेकंड इज पीआर सिस्टम। जो फर्स्ट सिस्टम है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इजी है, जबकि पीआर सिस्टम थोड़ा टफ है। इंडिया में दोनों सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। एफपीटीपी सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एमपी और एमएलए के इलेक्शन में यूज किया जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल जो सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, ये हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जो एफपीटीपी सिस्टम होता है इसमें कॉमन पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये एफपीटीपी सिस्टम यूज किया गया कि कॉमन पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया और रिप्रेजेंटेटिव ने जाकर लीडर को चूज किया है। इसमें किसी तरह का कोई क्राइटेरिया या कोटा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं और 100 वोट्स हैं। इसमें एक कैंडिडेट ने लिए 20 और सेकेंड और थर्ड कैंडिडेट ने टोटल वोट्स लिए 25 और लास्ट जो कैंडिडेट रह गया इसने लिए 30 वोट्स। अब इसमें से फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को देखते हैं तो कौन विनर हुआ, जिन्होंने 30 वोट्स लिए। इट मींस इन्होंने 20, 25, 25 लिए तो सबसे ज्यादा किसके 30, तो 30 वाला विनर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ क्राइटेरिया देखते हैं कि 100 का मिनिमम क्राइटेरिया 50 प्लस होना चाहिए कि 50 + 1 तभी वो विनर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे आगे वो जीतता है। तो एफपीटीपी सिस्टम में ये सिस्टम यूज किया जाता है। पीआर सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें कोटा कंपलसरी होता है। अब ये कोटा क्या होता है कि मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा जाता है, 50 + 1। जिस कैंडिडेट ने 50 + 1 वोट्स लिए हैं तभी विनर होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा टफ है और एफपीटीपी सिस्टम इजी है। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो एक टफ प्रोसेस होता है। इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को क्यों यूज किया है, इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है, उसका रीजन है सिंपलिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि जो एफपीटीपी सिस्टम है ये काफी सिंपल है, इसमें किसी तरह की मैथ्स यूज नहीं होती, किसी तरह की कोई कैलकुलेशन यूज नहीं की जाती कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, सबसे पहले सब वोट करेंगे, आफ्टर दैट रिजल्ट निकलेगा जिसमें रिजल्ट में ये देखेंगे कि किसको 50% + 1 वोट मिले। तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया यूज नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा जिसने वोट लिए वो विनर बन जाता है। तो ये काफी सिंपल है। और अकाउंटेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें कॉमन पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो उनमें इंटरकनेक्शन होता है और वो एक दूसरे के काफी नियर होते हैं। देन आफ्टर वो गवर्नमेंट को चूज करते हैं तो बीच का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। सेकेंड है स्टेबल गवर्नमेंट, कि एफपीटीपी सिस्टम में स्टेबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है। गवर्नमेंट 5 ईयर के लिए चूज होती है, तो मैक्सिमम टाइम, कभी ऐसा रेयर होता है कि गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाती है, अदरवाइज वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, कि एफपीटीपी सिस्टम में जो वाइड रिप्रेजेंटेशन यानी कि काफी लार्ज लेवल पर इलेक्शन होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पीआर सिस्टम को यूज किया जाए, मान लो उसको प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज किया जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर एमपी एमएलए के लिए यूज किया जाए तो उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एमपी के इलेक्शन में तो कंप्लीट इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को यूज किया हुआ है, जो काफी इजी मोड है और बेटर भी है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिया में कमीशन बनाया गया है कि ये कमीशन अपना वर्क करेगा और कंप्लीट इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे इसी का वर्क होगा, इसमें कोई गवर्नमेंट की हेडेक नहीं होती है। तो इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन की प्रेजेंट टाइम 3 मेंबर वर्क करते हैं और जो चीफ है प्रेजेंट टाइम में सुशील चंद्रा जी। सुशील चंद्रा जी जो अपॉइंट हुए 24th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2 अदर होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है इसकी सेटअपमेंट की गई थी जनवरी 1950 में और इसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। आफ्टर 1991 में मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया और प्रेजेंट टाइम तक ये मल्टी मेंबर कमीशन ही चल रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर चूज किए जाते हैं, इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है 65 या 6 ईयर, यानी कि जो पहले हो जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को जब चूज किया जाता है तो 65 और 6 ईयर का क्राइटेरिया रखा जाता है, सेम वे इनका भी रिटायरमेंट का क्राइटेरिया वही होता है। जिस तरह से इम्पीचमेंट सिस्टम इम्पोज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, उसी तरह से इम्पीचमेंट सिस्टम के थ्रू इनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, की जो इलेक्शन कमीशन है उसके फंक्शंस क्या क्या है।
फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल इलेक्शंस, कि जो इलेक्शन से रिगार्डिंग जितने भी वर्क होते हैं उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर इलेक्शन कमीशन की होती है और किसी भी ग्रुप की नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर लिस्ट, कि जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज किया गया है उसमें जब भी इलेक्शन होते हैं तो न्यू लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उस लिस्ट की मेंटेनेंस या उस लिस्ट को प्रिपेयर करना ये भी किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्शन, कि इलेक्शन टाइम आ गया, 5 ईयर के बाद भी होते हैं, मिड इलेक्शन भी होते हैं, बाय इलेक्शन भी होते हैं, तो ये सब कंडक्ट कराने का वर्क होता है इलेक्शन कमीशन का। कि बिफोर 5 ईयर कोई भी गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाती है तो उसका जो इलेक्शन सिस्टम होता है उसको मिड इलेक्शन बोलते हैं, तो वो इलेक्शन भी कराना किसका वर्क होता है, इलेक्शन कमीशन का। या किसी भी सिंगल कंस्टिट्यूएंसी में किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या वो किसी रीजन से रिजाइन कर देता है तो वहां पर भी इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का ही वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो इलेक्शन सिस्टम है कि एवरी 5 ईयर होते हैं कि तो किस तरह से उसको बेटर वे में वर्क करवाया जाए, किस तरह से ऐसा इलेक्शन करवाया जाए कि किसी के साथ भी किसी तरह की कोई डोमिनेंस ना हो, किसी भी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं हो, तो उसको फ्री और फेयर करवाने के लिए ये वर्क भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। जैसे आप कई कंट्रीज में देखते हो कि नेम की 2-3 पार्टीज है बट वहां पर ओनली सिंगल पार्टी की डोमिनेंस है, ऐसा इंडिया में नहीं है। यहाँ पर इस तरह का कोई वर्क नहीं होता कि नेम के लिए पार्टी वो विनर नहीं बन सकती। यहाँ पर इलेक्शन को फ्री और फेयर करवाने का वर्क किसका है, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट इज फिक्स द डेट्स, कि ये वर्क की फिलिंग ऑफ द फॉर्म की डेट क्या होगी, उनके लिए सिक्योरिटी की कितनी मनी होती है, ये सब वर्क इलेक्शन कमीशन का है। नेक्स्ट है इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज, कि कौन सी नेशनल पार्टी बनेगी, कौन सी रीजनल पार्टी है, उसकी जो परमिशन देता है या उसको रिकॉग्नाइज करता है वो भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। कि कोई भी पार्टी जिसने जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है वो क्लियर कर लिया है और वो रीजनल पार्टी है बट अब उसने वो क्राइटेरिया क्लियर कर लिया है कि जिससे वो नेशनल पार्टी बन सके, तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आता है अलॉट सिंबल्स, हर पार्टी को जो सिंबल्स देते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के हर पार्टी का जो सिंबल है वो डिफरेंट होता है, तो इन डिफरेंट सिंबल को कौन प्रोवाइड करता है, कौन अलॉट्स करता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आता है इट फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, बिफोर इलेक्शन जो टाइम पीरियड होता है लगभग 1 महीने पहले ये कह दिया जाता है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो गया है, अब कोई वर्क नहीं होगा, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की डेट भी फिक्स करता है इलेक्शन कमीशन। आफ्टर दैट आता है इट सेटल्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स, कि जितने भी रिगार्डिंग इलेक्शन कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट, उनका रिजोल्यूशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इंडिया का, जिससे इलेक्शन फ्री और फेयर हो, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डोमिनेंट पर्सन किसी भी तरह कोई डोमिनेंस ना दिखाए, तो इलेक्शन कमीशन को एक फ्री और फेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और ये बेस्ट वे में वर्क भी कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग आती है नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है या जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने की नीड है। तो क्या क्या नीड है उसमें, कि कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जाए। तो फर्स्ट इज मनी पावर, कि ऐसे पर्सन जो मनी पावर की डोमिनेंस से इलेक्शन में आते हैं तो उनकी मनी पावर को रिड्यूस किया जाए या उनके ऊपर किसी तरह का बैन लगाया जाए। सेकेंड आता है क्रिमिनल बैकग्राउंड, कि ऐसे पर्सन जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए कैंडिडेट बनते हैं, तो उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के रीजन से उनकी जो मेंबरशिप है या उनको कैंडिडेट नहीं बनने दिया जाए। थर्ड आता है फैमिली डोमिनेंस, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि फैमिली डोमिनेंस के रीजन से उनको टिकट मिल जाती है, ये भी एक रॉन्ग मेथड है, तो इसमें भी सुधार किया जाए, इसमें रिफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट आता है सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो देखते हैं कि हर पार्टी के जो पॉलिसी प्रोग्राम है सेम है, तो उसमें ये किया जाए कि हर पार्टी अपना जो प्रोग्राम है अपनी पॉलिसी है वो चेंज करेगी, डिफरेंट डिफरेंट देगी, जिससे कॉमन पीपल को जिसकी पॉलिसी प्रोग्राम अच्छे लगेंगे वो उस कैंडिडेट को चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन। इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन का मीन्स है कि जो वुमेन्स है इनको या फिर जो भी अदर कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन कम है या इनएडुकेट है, यानी कि क्राइटेरिया देखते हैं, कोटा देखते हैं तो उसमें काफी कम है, वो चेंज किया जाए। रिलीजन एंड कास्ट बेस पर जो इलेक्शन होते हैं इनको भी एंड किया जाए, ये काफी बैड सिस्टम है। तो ये सारे रिफॉर्म्स हो कि जिससे बेस्ट इलेक्शन कमीशन या बेस्ट इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया का बने। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं इलेक्टोरल में रिफॉर्म करने के लिए। जो एपीटीपी सिस्टम है उसकी जगह पीआर सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाए, पीआर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे थोड़ा टफ प्रोसेस हो और ऐसे पर्सन या विदाउट एनी रीजन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा बैन लगे, क्योंकि उनको ये पता हो कि मिनिमम 50% प्लस
वोट लेने हैं, तो जिससे थोड़े कैंडिडेट होंगे, अदरवाइज कैंडिडेट्स की इतनी भीड़ होती है कि कॉमन पीपल को ये क्लियर नहीं होता कि हम किस पर्सन को वोट डालें, किस कैंडिडेट को वोट डालें। लेकिन ये कि जो सिक्योरिटी मनी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, कि जिससे जो मिनिमम वोट मिलता है जिन कैंडिडेट्स को, तो वो कैंडिडेट थोड़ा ये सोचे कि अगर हमें और मिनिमम वोट मिलेंगे तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके रीजन से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जाए, जो मनी पावर डोमिनेंस दिखाते हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाए, रिजर्वेशन सिस्टम को रोटेट किया जाए, कास्ट और रिलीजियस बेस के ऊपर जो वोटिंग होती है उसको एंड किया जाए। तो ये सारे रिफॉर्म्स जिससे इलेक्टोरल सिस्टम और ज्यादा बेस्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपने कंट्री, हमारा जो इंडिया कंट्री है, इसमें इलेक्शन सिस्टम देखा कि इलेक्शन सिस्टम कौन से मेथड से होते हैं, क्या उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में और क्या नीड है कि जिससे बेस्ट इलेक्शन सिस्टम सेटअप हो सके। तो स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।